गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग वोकैबुलरी स्टार्ट की थी और मैंने कैपिटल के बारे में आपको बताया। मैंने बताया व्यापारी व्यापार में जो धन विनियोजित करता है, चाहे वो कैश के रूप में करे, चाहे वो किसी वस्तु के रूप में करे, उसके योग को हम कैपिटल कहते हैं। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस in way of cash or kind called capital। मैंने आपको बताया, मैंने फिर कल आपसे कहा था कि नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आहरण। आहरण मतलब ड्राइंग। आहरण मतलब ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना। अर्थात जो व्यापारी होता है व्यापार का, वो पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए व्यापार से जो भी निकाले, चाहे वो कैश के रूप में लगाए निकाले या किसी वस्तु के रूप में निकाले, उसके टोटल को हम ड्राइंग कहते हैं। लेकिन पर्सनल यूज होना चाहिए। पर्सनल यूज का मीन्स क्या है, मैंने आपको कल बताया था। मान लीजिए हमारी रेडीमेड गारमेंट की शोरूम है और मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस देनी है। उसके स्कूल फीस के लिए मैंने 10,000 रुपीज बिजनेस से लिए, गले से निकाले और ट्यूशन फीस या स्कूल फीस जमा करा। तो वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? ड्राइंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो हमारे लिए? ड्राइंग कहलाएगी। पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए वो पर्सनल यूज के लिए है। क्यों? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो पर्सनल यूज हो गया, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल बताऊं, यदि दुकान के इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं और दुकान से ही हम पैसा दे रहे हैं, दुकान की इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं और दुकान से पैसा दे रहे हैं, जब तो वो एक्सपेंसिव है और इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं हम घर का और दुकान से पैसा दे रहे हैं, तो वो ड्राइंग है। तो वो क्या है? ड्राइंग है। तो ड्राइंग या आहरण की डेफिनेशन हुई व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से लिया गया धन या वस्तु के कुल योग को आहरण कहते हैं। आहरण कहते हैं। क्या मतलब है? एनी अमाउंट withdrawn by owner from business in way of cash or kind called drawing। अर्थात व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, भाई हर चीज रिकॉर्ड होती है ना। अब मान लीजिए मैंने 2 ट्राउजर ले ली दुकान से, रेडीमेड कपड़े का शोरूम है हमारा, 2 ट्राउजर ले ली मैंने घर के लिए, तो 2,000 रुपीज की। अब मैं 2,000 रुपए गले में थोड़ी डालूंगा, लेकिन उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। यदि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सही प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता लगेगा? 2,000 का माल दुकान में से कम हुआ है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग के नाम से। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओनर्स हाउस paid
फ्रॉम बिजनेस। व्यापारी द्वारा घर के बिजली के बिल का भुगतान दुकान से करना। ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए दुकान पर कस्टमर आए। अब कस्टमर आए तो कस्टमर को बैठाया, पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसे खिलाए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस किया उनको, तो वो एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्यों किया? क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो दुकान के लिए किया गया है, क्योंकि वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया है, क्योंकि वो सेल को प्रमोट करने के लिए किया है। हमने कस्टमर को अट्रैक्ट किया है कि वो यहीं से हमसे गुड्स परचेज करें, यहीं से हमसे माल खरीदें। लेकिन यदि मान लीजिए घर पर रिलेटिव आए हैं और उनके लिए चाय समोसा मंगाया दुकान से और घर भिजवा दिया और दुकान से पैसे दे दिए 500 रुपीज, तो वो घर के काम में आ रहा है ना? तो वो घर के काम में आ रहा है तो वो क्या मानी जाएगी फिर? ड्राइंग। क्यों? वो पर्सनल यूज के लिए है। क्या है वो पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए वो क्या मानी जाएगी फिर? ड्राइंग मानी जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वो ड्राइंग मानी जाएगी। ऐसे ही और मैं आपको एग्जांपल, दुकान के टेलीफोन बिल का पेमेंट किया और दुकान से पैसा दिया तो वो एक्सपेंसिव है। लेकिन घर के टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, दुकान से पैसा दिया, तो वो क्या है? ड्राइंग है। कहने का मतलब है व्यापारी अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो भी एक्सपेंसेस करता है और उसके लिए पैसा यदि शॉप से लेता है तो वो ड्राइंग मानी जाएगी। मैंने आपसे कहा 2 शॉर्ट्स ले ली, 2 बरमुडा ले लिए दुकान से घर के लिए, अब उनका पैसा थोड़ी हम रखेंगे, तो क्या मानी जाएगी? ड्राइंग मानी जाएगी। मुझे मान लीजिए मोबाइल चाहिए, मुझे का मतलब आप सब व्यापारी हैं, आप ये मान कर चलेंगे आप कोई बिजनेसमैन हैं, आपने मान ले लिया आप पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग मानी जाएगी। अब बेचा है तो वो सेल्स मानी जाएगी। सीधी सी बात। मान लीजिए आपको मोबाइल चाहिए, व्यापारी को मोबाइल चाहिए, उसने क्या किया? मोबाइल किसी दूसरी दुकान से लिया, 15,000 15,000 का मोबाइल है, उसके लिए दुकान से पैसा दे दिया। कहां से पैसा दे दिया? दुकान से पैसा दे दिया उस मोबाइल के लिए, तो वो क्या मानी जाएगी? ड्राइंग मानी जाएगी। क्लियर है? ड्राइंग के बाद अब आती है क्या? संपत्ति। अगली टर्म आती है संपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। क्या है एसेट्स? एसेट्स, एसेट का मीन्स है वह वस्तु जिस पर हमारा अधिकार है, जिसके पीछे सेल का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हम बिजनेस यूज के लिए लेते हैं, वो हमारी एसेट है। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, बस है, कार है, मोबाइल है, कैश है, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी एसेट्स कहलाएंगे। और एसेट में पहला टाइप आता है हमारा, वो आता है स्थायी या दृश्य संपत्ति। स्थायी या दृश्य संपत्ति, ब्रैकेट में टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। स्थायी या दृश्य संपत्ति, ब्रैकेट में टेंजिबल एसेट्स। क्या होती है टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट का मीन्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स का मतलब है ऐसी संपत्ति जो निम्न शर्तों को पूरा करती है, स्थायी संपत्ति कहलाती है।
स्थायी संपत्ति कहलाती है। एसेट्स which follow the following condition called fixed assets क्लियर। तो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, लंबी अवधि के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म यूज। देखिए नाम से आपको लग रहा है स्थाई का मतलब जो फिक्स रहे, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके, वो होती है स्थाई। जबकि ऐसा नहीं है, स्थाई से मतलब है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहे। स्थाई का मतलब ये नहीं है कि जिसे एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। इसके एग्जाम्पल में जैसे बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है। अब बिल्डिंग तो मान ली कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लैंड भी नहीं जा सकती, लेकिन क्या फर्नीचर नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं ना। आज 10th में, कल 12th में चला जाएगा, ले जा सकते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल आप माइंड में ना रखें कि स्थायी का मतलब है जो स्थायी रहे। स्थायी से मतलब है जो लंबी अवधि तक हमारे साथ रहे, वो हमारे लिए फिक्स एसेट कहलाती है, स्थायी संपत्ति कहलाती है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो लंबी अवधि के लिए हो, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हो, वो क्या कहलाएगी? स्थायी संपत्ति कहलाएगी, टेंजिबल एसेट्स कहलाएगी। सेकंड, बेचने का उद्देश्य नहीं होता, बेचने का उद्देश्य नहीं, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ सेल, जिसके पीछे बेचने का उद्देश्य नहीं होता। मैंने आपको बताया रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, आप कपड़े खरीद रहे हो, आप ट्राउजर खरीद रहे हो, आप बरमूडा खरीद रहे हो, आप शॉर्ट्स खरीद रहे हो, आप टी शर्ट खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो आप? क्योंकि आपको बेचना है, क्योंकि आपको बेचना है उनको, तो वो आपके लिए गुड्स कहलाती है। यहाँ पर आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स का मतलब क्या है? क्यों खरीदा हमने? क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट है सेल का। चाहे शॉर्ट्स खरीद रहे हो आप, चाहे बरमूडा खरीद रहे हो आप, समझ में आ रही है मेरी बात? चाहे टी शर्ट्स खरीद रहे हो आप, इन सब के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? सेल का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? सेल का ऑब्जेक्ट है इनके पीछे, तो इसलिए वो गुड्स कहलाते हैं। और एसेट के पीछे सेल का ऑब्जेक्ट नहीं होता। कैसे? मान लीजिए दुकान के लिए काउंटर खरीदा, तो क्या वो बेचने के लिए खरीदा है क्या, या यूज के लिए? यूज के लिए लिया। तो इसका मतलब वो क्या है हमारे लिए? एसेट है। और एसेट में कौन सी एसेट? फिक्स एसेट। दुकान में एसी लगवाया हमने, एयर कंडीशन एसी, तो क्या एसी बेचने के लिए लिया है क्या हमने? नहीं, बल्कि बिजनेस यूज के लिए लिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो हमारे लिए एसेट कहलाएगी। मैंने मान लीजिए लैपटॉप लिया बिलिंग के लिए, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके बिल कटेंगे। प्रिंटर लिया, तो क्या सेल का ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, फिक्स एसेट होगी। टेम्पो लिया सप्लाई के लिए, माल लाने ले जाने के लिए, क्या सेल का ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, फिक्स एसेट कहलाएगी। तो थर्ड पॉइंट है, पहला लंबी अवधि के लिए, दूसरा बेचने का उद्देश्य नहीं होता, तीसरा व्यापार में प्रयोग के लिए,
फॉर बिजनेस यूज, फॉर बिजनेस यूज, व्यापार में प्रयोग के लिए। हमने फर्नीचर क्यों लगवाया है दुकान में? यूज के लिए। काउंटर क्यों लगवाया है? यूज के लिए। लैपटॉप के कंप्यूटर प्रिंटर क्यों लिए हैं? यूज के लिए। तो हमारे लिए क्या कहलाएगी? फिक्स सेट। फोर्थ पॉइंट है बहुत अधिक राशि विनियोजित, एक्सपेंसिव, बहुत अधिक राशि विनियोजित। कैसे बहुत अधिक राशि विनियोजित? कैसे? आपने मान लो फर्नीचर लिया 50,000 का है, ये 10-20 रुपए में हो जाएगा। तो एसी लिया 30,000 का, लैपटॉप लिया 25,000 का। इट मीन्स कहने का मतलब है जो फिक्स सेट होती है उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपको विनियोजित करना पड़ता है। ये नहीं 100, 200, 500 रुपए में आप फिक्स सेट ले लो। तो आपको समझ में आया कि फिक्स सेट क्या है? पहली चीज तो आपको ये समझना है कि फिक्स सेट जो होती है वो फिक्स का मतलब ये नहीं कि एक जगह स्थायी है। फिक्स का मतलब है फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जो हम लंबी अवधि के लिए लेते हैं। मान लीजिए स्कूल के लिए अपने एक्सेस के लिए बिल्डिंग बनवाई, तो ये थोड़ी है कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए बनवाई। हम तो यही सोचते हैं कि जिंदगी भर चलती रहे। फॉर लॉन्ग टर्म यूज है नहीं है बिल्डिंग, फर्नीचर है नहीं, तो इसलिए लंबे समय के लिए होती है। बेचने का उद्देश्य नहीं होता, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। क्यों? अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बेचेंगे प्रॉफिट लेकर, तो वो तो हमारे लिए सेल हो गई। लेकिन आप, मैंने आपको बताया काउंटर खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, इनको अपन बिजनेस में यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि सेल के लिए। और बहुत अधिक पैसा हमारा विनियोजित होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि 10, 20, 50 रुपए में नहीं बल्कि हजारों में ये चीजें या एसेट खरीदी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको टाइप ऑफ एसेट में फर्स्ट टाइप आपको बताया स्थायी या दृश्य संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स। तो बेटा इनको जरूर आप नोट कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो, इनको जरूर लिखा करो। उसके बाद अगला जो टाइप आता है बी, वो आता है चालू या चल संपत्ति, पब्लिक करंट, चालू या चल संपत्ति ब्रैकेट में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स, करंट का मतलब क्या है? तुरंत। करंट एसेट का मतलब है ऐसी एसेट्स जो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में नकद राशि में परिवर्तित हो जाती है, वो चालू या चल संपत्ति कहलाती है। ऐसी संपत्ति जो सामान्यतः एक निश्चित अवधि में नकद में परिवर्तित हो जाती है। चल संपत्ति कहलाती है। इंग्लिश में मैं इधर लिख रहा हूं आपको करंट एसेट्स, या इधर आपने ये ड्राइंग नोट कर लिया होगा, इधर मैं आपको लिख देता हूं करंट एसेट्स के बारे में। अगर नहीं लिया है तो वीडियो आप बैक करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं करंट एसेट के बारे में आपको इंग्लिश में। करंट एसेट क्या है? तो करंट एसेट्स assets which are converted in cash after a certain
पीरियड 1 ईयर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसके दो एग्जांपल हैं, एक तो है देनदार, इंग्लिश में बोलते हैं हम डेटर्स, और एक है स्टोर, रेदिया बोलते हैं स्टोर। देनदार का मतलब वो व्यक्ति जो हमें पैसे देगा, व्यवसाय का पैसा जिसकी ओर बकाया है। जैसे राम को हमने 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, राम को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, राम हमारा डेटर हो गया क्योंकि वो हमें पैसे देगा, देनदार कहलाएगा। और 6 महीने में उसने हमें पेमेंट भी कर दी, विद इन 6 मंथ उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो वो ये ऐसी एसेट है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो गई। या स्टॉक है, माल हम बेच रहे हैं 6 महीने में, पैसा हमें रियलाइज हो गया, तो ये कैसी एसेट है? ये करंट एसेट। तो आज मैंने आपको फिक्स एसेट बताया और करंट एसेट बताई और ड्राइंग बताई, तो आप इनको अच्छे से कर ले बेटा।